हम शुरू करते हैं मेनोपॉज को। हर फीमेल को, हर मदर को, हर सिस्टर को ये होने ही वाला है। तो पेशेंट अपने उम्र के लोगों की एक सोसाइटी, कंपनी बनाए, उनके साथ रहे, उनसे बातें करे, अपने इमोशंस को शेयर जरूर करे, अपनी सफरिंग को भी शेयर करे, क्या हो रहा है, डॉक्टर से शेयर करे कि उसे क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है। आज की क्लास में सबका स्वागत है, वेलकम एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं मेनोपॉज को। देखो, पहली बात तो ये है कि जो मेनोपॉज वर्ड है ना, ये मेनोपॉज वर्ड हमारे लिटरेचर में सही रेलेवेंटली यूज नहीं किया गया है। मेनोपॉज बोलते हैं मेंसेस के सीजेशन को, यानी कि होना बंद हो गए, और कितने टाइम तक, एट लीस्ट फॉर 1 ईयर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तब मेनोपॉज कहलाता है। लेकिन हमारे लिटरेचर में जो सिम्टम्स हमने देखे हैं उनमें आफ्टर ये नहीं है, क्योंकि जब हम मेनोपॉज के दौरान भी मेंसेस प्रोफ्यूज लिख रहे हैं तो फिर मेनोपॉज कहाँ हुआ? मेनोपॉज में तो मेंसेस बंद हो जाने चाहिए, तो यहाँ मेंसेस प्रोफ्यूज भी आ रहा है। तो अब इसको करेक्ट कर लो, इसको समझ लो। मेनोपॉज, टेक्निकली मेनोपॉज इज व्हेन मेंसेस हैज बीन स्टॉप्ड फॉर मोर देन 1 ईयर. This is menopause technically, and before this period is pre-menopause and after this period is post-menopause. लेकिन हमारे लिटरेचर में जो मेनोपॉज है उसका जो रेलेवेंटली वर्ड है, मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा है कि बिफोर एंड आफ्टर दिस सीजेशन ऑफ मेंसेस जो पीरियड है, ये पीरियड 5 to 7, 8 ईयर भी हो सकता है। इस पूरे पीरियड में होने वाले हेल्थ इश्यूज को मेनोपॉजल सिम्टम्स बोल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस दौरान अगर उसको जो प्रॉब्लम हो गई है वो पक्का इसी वजह से होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड को यूज करना है कि क्या ये मेनोपॉज की वजह से हो सकता है क्या, यानी कि ओनली दोज इश्यूज जो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, वो इश्यूज इसमें हमें कंसीडर करने हैं। ओके, अब बहुत मुश्किल है एक शार्प लाइन खींच देना कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस और दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पेशेंट में आपको जाकर के। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको पता है मेनोपॉज, और आपको बेसिक आइडिया हो गया है ये हार्मोन विड्रॉवल है, और ये सबको 45 के बाद में 50 ईयर तक कभी भी हो सकता है, ±2-3 ईयर्स इज ओके। अब आपके पास पेशेंट आ गया है और आपको ये भी हो गया है कि ये पेशेंट को जो इलनेस है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल विड्रॉवल है, मेनोपॉज की वजह से है। तो आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग करवानी है कि जो आपको ये इशू है ना, ये इस वजह से हुआ है। आपको अंडरस्टैंडिंग करानी है कि ये इशू आपको इस वजह से हुआ है कि ये नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर फीमेल को, हर मदर को, हर सिस्टर को ये होने ही वाला है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, ये उम्र का एक पड़ाव है। जिस तरह से दांत निकलना, चलना, बोलना सीखना, पीरियड्स का शुरू होना, उसी तरह से मेनोपॉज है। ये एक जीवन का पड़ाव है, उसको अंडरस्टैंड करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट उसको अंडरस्टैंड करने लगता है तो उस इशू के लिए उसके परसेप्शन चेंज हो जाता है, और उसको हमने बताना है कि ये आपको इतने समय तक रहेगा और इसके बाद नहीं रहेगा।
ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कराने के बाद फिर हमने उसको बताना है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में किस तरह के बदलाव करें या क्या करेंगे तो ये जो पीरियड है ये आपका बेटर मैनेज हो जाएगा। हम मेडिसिन से पहले इसकी बात कर रहे हैं, सोचो इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये जो अभी बात कर रहा हूं ये मोर इंपॉर्टेंट है देन एनी मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट का वेट अप्रोप्रिएट रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल इस एज तक आते आते ओबीज हो जाती हैं। तो वेट उनका उनके हाइट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना ही चाहिए। उन्हें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, वॉक ये जरूर करने के लिए बोलना है, एट लीस्ट फॉर 30 to 60 मिनट्स पर डे। पेशेंट को सन एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में आके हार्मोन विड्रावल की वजह से, ईस्ट्रोजन खास करके उसके विड्रावल की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के ठीक ठाक होने के लिए विटामिन डी जरूरी है, और विटामिन डी हमें सन एक्सपोजर से मिल जाता है। तो सन एक्सपोजर जरूरी है। पेशेंट साइकोलॉजिकली सेंसिटिव हो जाता है, दैट इज वाई पेशेंट को यह सजेस्ट किया जाना चाहिए कि वो कंपनी में जरूर रहे, अलोन ना रहे, क्योंकि शेयरिंग करने से, इमोशंस को शेयर करने से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो बेटर मैनेज होती है। तो पेशेंट अपने उम्र के लोगों की एक सोसाइटी, कंपनी बनाए, उनके साथ रहे, उनसे बातें करें, अपने इमोशंस को शेयर जरूर करें, अपनी सफरिंग को भी शेयर करें, क्या हो रहा है, डॉक्टर से शेयर करें कि उसे क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है। लाइफ का एक फिक्स रूटीन जरूर फॉलो करें, कितने बजे उठना है, पूजा करनी है, मंदिर जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, घर की सफाई करनी है, करवानी है, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, ये सब उसका फिक्स होना चाहिए। क्योंकि जो डिप्रेशन है ना, वो एक रूटीन को फिक्स कर लेने से बड़ी हद तक बिना कुछ करे मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे इस एज में, जैसे मैंने सिम्टम्स और वो सब डिटेल से नहीं बताए हैं ना, वो आप मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं। तो उनको साइकोलॉजिकली बहुत लो फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, इरिटेटेड एंड एंग्री फील होता है। उसके लिए एक फिक्स रूटीन और कंपनी में अपनी इमोशंस को शेयर करना ट्रीटमेंट का काम करता है। खास करके जो लोग अपने काम से रिटायर हो गए हैं, अगर जॉब करते थे तो रिटायर हो जाएंगे, या हाउस वाइफ हैं तो घर में हेल्पिंग हैंड हो जाने की वजह से वो फ्री रहते हैं, ये भी गलत है। अगर बिजी रहेंगे, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो उनका पूरा एक एक मिनट अगर व्यस्त है, तो उनको मेनोपॉज के समय होने वाली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और फिजिकल प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली कम होती है। उन्हें इस बात के लिए जरूर ही मोटिवेटेड रखना होता है कि वो अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें, बॉडी केयर जिसको बोलते हैं। नहाना धोना, अच्छे कपड़े पहनना, मेकअप करना, सजना संवरना, नेल पॉलिश लगाना, ऑर्नामेंट्स पहनना, ये सब यहाँ इस उम्र तक आते आते काफ़ी लोगों का बहुत कम हो जाता है। क्यों ही सजना है, क्यों ही अच्छे कपड़े पहनने हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, मेकअप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। डाइट मीन्स प्रॉपर गुड न्यूट्रिशियस वेजिटेबल, फ्रूट एंड सैलेड जरूर होने चाहिए, एनर्जी वाले फूड जरूर होने चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए उनकी डाइट, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए,
नशा पत्ता, अल्कोहल, नॉन वेज, ये वो जो लोग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग बहुत लोग करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो अपनी डाइट का इस तरह से ध्यान रखें कि वेट भी मेंटेन रहे और बॉडी उनकी एनर्जेटिक बनी रहे। इस उम्र तक आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस कदर घेर लेती हैं उन्हें कि वो अपना कम और फैमिली के बाकी लोगों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहां तक कि अपनी नींद का भी ध्यान नहीं रखते हैं। प्रॉपर 7 to 8 आवर्स की स्लीप होनी ही चाहिए। उन्हें इस बात के लिए कन्विंस हमें करना होता है कि आप फैमिली सेंटर्ड नहीं रह करके आप सेल्फ सेंटर्ड भी बनो। अपना ध्यान रखो, अपने खाने का, अपने आराम का, अपनी नींद का, अपने सजने संवरने, अपने टाइम टेबल का भी उतना ही ध्यान रखो जितना आप सबका ध्यान रखते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लिमिटेड करो। कुछ चीजें जो नहीं कर पाते हैं, जो लगता है कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, तब भी उस एज में आके वो करती हैं एक्स्ट्रा। नहीं करना चाहिए, ना कहना सीखना चाहिए, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस तरह से इतनी बात अगर आप पेशेंट से कर लेते हो तो पेशेंट को बहुत कुछ आप समझा देते हो कि यस, ये पीरियड को आप इस तरह से बिना दवाई के हमेशा मेंटेन रखेंगे, क्योंकि दवाई तो पेशेंट कुछ दिन के लिए लेगा और अगेन से वो खुद उसकी प्रायोरिटी नहीं होती है, तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, पेशेंट नहीं आएगी वो। तो उन्हें ये सब बताना है कि आप इस तरह से इस पीरियड को लगातार मैनेज करेंगे। ये बहुत जरूरी पार्ट था जो मैंने आपको अब तक मेनोपॉज के पेशेंट्स के लिए बताया है। मैंने अगेन से ऑर्गेनन की तरह ही मैंने कंप्रेस्ड बताया है। आपको इसे एलेबोरेट करके डिटेल्ड अपने पेशेंट को बताना है। अब सवाल उठता है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ये था मैनेजमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर द मेनोपॉज पेशेंट्स। तो एक तो हमें ये लगना जरूरी है कि हाँ, ये कंडीशन ये मेनोपॉज पीरियड की वजह से है। ज़्यादा अच्छा वर्ड क्लाइमेट्रिक पीरियड है वैसे तो। क्लाइमेट्रिक एज या क्लाइमेट्रिक पीरियड की वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, तब हमें कैसी अप्रोच लेनी है, क्या करना है। जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में आपको एक बिल्कुल 100% सक्सेस वाला एक टिप दिया था कि ये मेडिसिन है PPH की, इसे मैंने जितनी बार भी आजमाया है कभी भी निराश नहीं हुआ और 100% रिजल्ट मुझे मिले हैं, वैसा मेनोपॉज की कोई मेडिसिन नहीं है। देयर इज नो एनी सिंगल मेडिसिन जो कि हम सभी मेनोपॉज के पेशेंट को दे दें और उनका ये टाइम अच्छा निकल जाए, ऐसी कोई एक मेडिसिन नहीं है। तो मेडिसिन कैसे है? मेडिसिन हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, यानी कि हमें पेशेंट का सब कुछ कंसीडर करना है। एक डिटेल्ड केस टेकिंग हमने पेशेंट की करनी है, ठीक है। अब केस टेकिंग में जैसे आप सब जानते हो कि हमें क्या क्या करना है, उसकी चीफ कंप्लेंट कि वो क्या समस्या लेके आई है आपके पास, फिर जो एसोसिएटेड कंप्लेंट है, और फिर जो 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 बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा जो भी है वो मेरे केस टेकिंग वाले वीडियो, अगर आपको लगता है कि केस टेकिंग कैसे करनी है तो मेरे आप केस टेकिंग वीडियोस को देख सकते हो। केस टेकिंग के 6-7 वीडियोज हैं, उनको आप देखेंगे, आपकी केस टेकिंग फॉर श्योर इंप्रूव हो जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। कि केस टेकिंग पार्ट 1-2 से लेकर 7-8 शायद 9-10 भी है, बहुत सारी है। तो मेनोपॉज से रिलेटेड जब पेशेंट आपके पास आए हैं तो आपने किन चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस देना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने पेशेंट के मेंसेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है। मेंसेस के सिम्टम्स पे आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मेंसेस कैसे हो सकते हैं? एक तो जो पेशेंट ने बोला है कि मेरे को ऐसे हैं, जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके आया वो तो आपने लेना है ना। तो मेंसेस चाहे वो उसका कंसर्न हो या ना हो, आपने पूछना है कि आइदर
Menses are early, late, painful, intermittent, short, scanty, protected, clotted, dark, black, offensive एंड सो ऑन। जो भी पेशेंट के मेंसेस का करेक्टर हो उसे जरूर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मेंसेस सिम्टम्स बिलोंग्स टू दी सिक, यानी कि दीज आर जनरल सिम्टम्स। ये जनरल सिम्टम है, ये पेशेंट की कोर वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करने वाले सिम्टम है। तो पेशेंट के मेंसेस का करेक्टर आपने जरूर लेना है। अगर वो खास है तो जरूर लेना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल है। पेशेंट को हॉट फ्लशेस जरूर आपने पूछने हैं कि पेशेंट को हॉट फ्लशेस हैं क्या। बर्निंग ऑफ सोल, बर्निंग ऑफ बॉडी, बर्निंग ऑफ पाम, ये बर्निंग एंड हॉट फ्लशेस रूब्रिक है। स्वेटिंग के सिम्टम जरूर पूछने हैं कि पेशेंट कैसे स्वेट करता है, स्वेट करता है नहीं करता है तो कब ज़्यादा होता है, डे नाइट, वन साइड, अपोजिट साइड ऑफ लाइंग, आंखें बंद करते ही, जागते ही, बहुत सारे सिम्टम है ना, ओनली हेड, वाइल ईटिंग या कुछ भी। ठीक है, जो भी पेशेंट के स्वेटिंग के सिम्टम है उन पे जरूर ध्यान देना है अगर आपके पास आया हुआ पेशेंट मेनोपॉज की सिम्टम से इफेक्टेड है तो। एक बहुत कॉमन सफरिंग होती है, वो होती है फाइब्रोमाइल्जिया, बॉडी के पेन्स रहना, अनडिफाइंड अनजस्टिफाइएबल पेन्स ऑफ द बॉडी डिस्पाइट कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, B12 आर नॉर्मल, तब भी बॉडी में पेन रहते हैं, मस्कुलर पेन रहते हैं, जबकि अर्थराइटिस नहीं है, RA नेगेटिव है, यूरिक एसिड नॉर्मल है, तब भी बॉडी में पेन रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी को जरूर कंसीडर करो। पहले पेशेंट का वेट नॉर्मल था, जैसे ही 45-50 हुआ ओबेसिटी हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेनोपॉज में। हेयर फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न हेयर फॉल का। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये सिम्टम्स भी हैं मेनोपॉज के और कॉमन कंसर्न भी है, दोनों चीज बता रहा हूं एक साथ। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन बहुत पेशेंट लेके आते हैं मेनोपॉज के दौरान। ड्राइनेस ऑफ स्किन क्यों होता है? ईस्ट्रोजन विड्रावल की वजह से बॉडी में इलास्टिन की डेफिशिएंसी हो जाने के कारण ड्राइनेस ऑफ स्किन, माउथ एंड जेनिटलिया होता है, बॉडी रिंकल्ड हो जाती है। रिंकल को देख के मैंने पेशेंट को बोला कि आपके पीरियड्स तो बंद हो गए हैं ना, वो रिंकल का पहचान हो जाती है। वो टिपिकल से रिंकल होते हैं, थिन हो जाती है स्किन, अपर लेयर ऑफ स्किन है ना वो बिल्कुल थिन हो जाएगी, बिल्कुल पता चल जाता है कि ये अलग है कुछ। पेशेंट्स को जेनिटलिया में इचिंग होती है, ड्राइनेस की वजह से जेनिटलिया इचिंग बहुत अच्छा सिम्टम भी है और वेरी कॉमन भी है। अब सवाल ये उठता है, काफी लोग ये कहेंगे कि ये सिम्टम तो कॉमन सिम्टम है। कॉमन सिम्टम नहीं, जो सिम्टम पेशेंट का प्रोमिनेंट हो। अगर पेशेंट आपके पास हेयर फॉल लेके आया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो आपको कंसिडर क्यों नहीं करना? अगर वो ड्राइनेस ऑफ बॉडी लेके आया है तो कंसिडर क्यों नहीं करना? डायरेक्ट लो ना इसको। अगर पेशेंट अभी अभी ओबीज हुआ है, पहले ठीक था, आप ओबेसिटी डालो, CPI इज द मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन है। ओबेसिटी ड्यूरिंग मेनोपॉज, CPI इज ओनली मेडिसिन। बोन ब्रिटल हो गई है, फ्रैक्चर हो गए हैं, पहले नहीं हुए कभी, अब तो 2 बार फ्रैक्चर हो गए जबकि ये टाइम चल रहा है, तो आपने ब्रिटलनेस ऑफ द बोन लेना है उसमें। बैक एक पहले नहीं हुई कभी, प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं हुई, लेकिन अभी बैक एक रहने लगी है, तो हमने कंसीडर करना है इसको।
प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, पहले कभी भी नहीं था, अभी हुआ है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस लेना है। इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आती है पेशेंट को, इसके पैटर्न्स को इसको कंसीडर करना है अपनी केस टेकिंग में। पेशेंट को अभी अभी हेडेक रहने लगा है तो कंसीडर करना है। माइंड में, आज वो डॉक्टर नहीं आई ना, पिछली बार डॉक्टर सुनीता नहीं आई है शायद, है ना। एनीवे, तो माइंड, जो मेनोपॉज पेशेंट्स हैं, इनका माइंड कंसीडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को उनके थिंकिंग बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आ जाता है और वो एबनॉर्मल होता है। पेशेंट उसकी वजह से बहुत परेशान भी होते हैं। तो मैं कुछ सिम्टम्स बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग लिख भी रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। माइंड में डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड शी इज, डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड शी इज, डिल्यूजन डिस्पाइट शी इज। देखो मैं समझा भी देता हूं। डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, जब पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब तो मेरी कोई परवाह नहीं करता है, हस्बैंड ध्यान नहीं देता है, बच्चे अपने काम में मस्त हो गए हैं, किसी को मुझसे क्या, कि मुझे क्या सफरिंग है, ये होता है डिल्यूजन नेग्लेक्टेड शी इज। ऐसा ही वर्ड है सेम, डिल्यूजन डिस्पाइज्ड शी इज। सेम ही ऐसा है डिल्यूजन अबंडेंट शी इज। अबंडेंट होता है त्याग दिया गया हुआ, अबंडेंटमेंट, त्यागा हुआ। उनको फील होता है कि मुझे त्याग दिया गया है, मेरी किसी को परवाह नहीं है। थोड़ा और डीप कभी रूब्रिक करेंगे तो इनका और क्लेरिफिकेशन बता दूंगा। तो डिस्पाइज्ड हो गया, अबंडेंट हो गया, डिल्यूजन अलोन शी इज। पेशेंट को लगता है कि वो अकेली है। कंपनी डिजायर, पेशेंट बोलेगा, बिल्कुल अकेले नहीं रहा जाता, मन करता है कोई तो कोई पास रहे, मेरे से बात करे, नहीं तो मैं पड़ोस में किसी के पास चले जाती हूँ। अलोन, पेशेंट बिल्कुल भी अलोन नहीं रह सकता। और अलोन व्हेन एग्रावेट, अलग सिम्टम है। अलोन व्हेन एग्रावेट, अकेला है पेशेंट तो उसको कुछ प्रॉब्लम का हो जाना, अलोन व्हेन एग्रावेट। सैडनेस, सैडनेस, उदासी। एंगर, एंगर बहुत सारी चीजों से हो सकता है। एंगर फ्रॉम नॉइज, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, एंगर फ्रॉम कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो एंगर के बहुत सारे रूब्रिक है, वो आपने ध्यान देने हैं। इरिटेबल, ठीक है, इरिटेबल मैंने चिढ़ना, खिंचना, गुस्सा होना, इरिटेबल। फियर, बहुत सारे फियर्स हैं, जैसे कि फियर ऑफ नैरो प्लेस, बाथरूम बंद करके नहीं नहा सकती, ठीक है, हाइट से फियर, अकेलेपन में फियर, डार्कनेस से फियर, क्राउड से फियर। बहुत सारे फियर्स इस एज में हो सकते हैं। ओपन एयर डिजायर, बहुत कॉमन है ये, खुली हवा में मन करेगा, इवन कार किसी से बंद मत करो। ओपन एयर डिजायर, ओपन एयर एमुलरेट भी कर सकते हैं। वीपिंग, बिना बात के रोना आना इज वीपिंग ओनली। वीपिंग फ्रॉम कुछ कुछ जो भी हो सकता है वो वीपिंग हो गया। तो ऐसे करके वीपिंग एमुलरेट, वीपिंग डिजायर, वीपिंग फ्रॉम, ये वो करके बहुत सारे वीपिंग के सिम्टम्स हैं। बहुत सारे तरह के थॉट्स आते हैं, विचार ज़्यादा आते हैं। पेशेंट बोलेगा कि इन दिनों बहुत थॉट्स आने लगे हैं, और कैसे थॉट हैं वो इम्पोर्टेंट है। एस्केप डिजायर, पेशेंट बोलेगा कि कहीं भाग जाऊं मैं, ठीक है। भागने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दौड़ लगा के भागेगा, नहीं, मतलब कहीं चले जाना, जगह बदल लेना, सिचुएशन को चेंज कर लेना, ये भी एस्केप होता है।
फैमिली अच्छी नहीं लगती है, दूर चले जाऊं, फैमिली के बीच ना रहूं, ये होता है एस्केप। होम सिकनेस ये भी होता है, होम सिकनेस कि अब ये पीरियड है ना तो मायके जाना अच्छा नहीं लगेगा, कई बार घूमने जाने से मुझे तो घर ही अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, घर में सब लोग हों वही अच्छा लगता है। होम सिकनेस। जेलेसी, ये जेलेसी इतना काम का रूब्रिक है जो कभी भी पेशेंट सामने नहीं बोलेगा कि मुझे जेलेसी होती है। पेशेंट क्या बोलेगा, कोई बताएगा? जेलेसी क्यों, जेलेसी कैसे पकड़ोगे? जेलेसी पेशेंट की तब होती है जो उसके पास नहीं है और दूसरों के पास है और उसे हाईलाइट करना ही जेलेसी। वाई नॉट शी इज पोजेसिंग इज जेलेसी। आपके पास कार है मेरे पास नहीं है, तो जो मेरी फीलिंग है मेरे पास कार नहीं है, ये जेलेसी है। जेलेसी मेरे पास नहीं है केवल इतना नहीं है, आपके पास क्यों है इसलिए जेलेसी है। समझ गए हो? तो पेशेंट मेनोपॉज में क्या बोलेगा? हस्बैंड को बोलेगी वे, आपके तो मजे हैं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? पहले हम पीरियड में परेशान रहे, फिर प्रेगनेंसी में परेशान रहे और अब मेनोपॉज में परेशान है, आपको क्या तकलीफ है? आप तो खुश रहते हो ना। ये जो फीलिंग है ना उसको अपने हस्बैंड से जेलसी होती है कि इसको ऐसा क्यों नहीं है। ये है जेलसी को पकड़ने का तरीका। वो साथ में आएंगे ना हस्बैंड वाइफ तो बिल्कुल सामने बात हो जाती है, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके तो कुछ नहीं है ना, मुझे ही है ना। तो वो कुछ ऐसी ऐसी बातें करेंगी जिससे इंडिकेट हो जाएगा कि वो कंफर्ट उसके पास क्यों नहीं है जो उनके पास है। मैंने क्या बोला था? मेरे पास ये क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है। एडवांटेज, थिंग्स या सिचुएशन जब दूसरों के पास हो और उसके पास नहीं हो तो जेलसी कहलाती है। वाई मी की फीलिंग जब होती है ये जेलसी कहलाती है। ठीक है, मुझे ही क्यों बार बार बुखार होता है ये जेलसी होती है। ये पीरियड की प्रॉब्लम और लेडीज को तो नहीं है, मुझे ही क्यों इतनी गर्मी लगती है, मुझे ही क्यों। वाई मी, वाई मी या वाई मी ओनली, क्योंकि दूसरों को क्या हो रहा है वो तो उसको पता नहीं है, तो उसको तो लगता है जो परेशानी है वो केवल मुझे ही हो रही है और किसी को तो कुछ ही नहीं होता। तो जब ऐसी लैंग्वेज बोले पेशेंट तब हमें जेलसी कंसीडर करनी है। और क्या क्या हो जाएगा? फॉरगेटफुलनेस भी हो सकती है, डिमेंशिया भी हो सकता है, भूलने लगना, ऐसा वैसा डिमेंशिया लंबा चौड़ा है। पेशेंट को पर्टिकुलर कोई चीज़ नफरत हो सकती है खाने पीने में या क्रेविंग हो सकती है। जब कोई खास क्रेविंग या अवर्जन आपको इस दौरान मिलता है तो इंपॉर्टेंट है। अवर्जन को पहचानने का क्या एक आसान तरीका है? जो पेशेंट हमेशा जो खाता था, जो उसकी चॉइस थी, अब उसकी चॉइस नहीं है, वो अवर्जन हो जाएगी। पहले मुझे एप्पल बहुत पसंद थे, अब तो एप्पल खाने का मन ही नहीं करता, दिस इज अवर्जन। पहले दूध दही अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता, अवर्जन। कुछ भी जो पेशेंट पहले खाता हो रूटीन में और अब नहीं खा रहा हो, दैट इज अवर्जन। कॉमन मेडिसिन्स जो है ना, मैं उनकी डिटेल नहीं करूँगा क्योंकि वो सब आपको पता है, मैं नाम जरूर लूँगा कुछ दवाइयों के। लेकेसिस, कल्केरिया कार्ब, पल्सटीला, सल्फर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपिया, नेट्रम्यूर, आयोडम, कोनियम, सेबाइना एंड सो ऑन। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों के भंडार हैं। मोस्टली ये दवाइयाँ आती है